बिहार के औरंगाबाद में नवादा से सांसद विवेक ठाकुर के आगमन पर उन्होंने बताया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं यहां नहीं आया, बल्कि एक निजी निमंत्रण के दौरान बिहार के औरंगाबाद में आया था। इस दौरान भाजपा नेता गोपाल शरण सिंह से शिष्टाचार मुलाकात करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ नवादा से सांसद विवेक ठाकुर जी हैं, जो जिनका राजनीतिक परिदृश्य भी जो है काफ़ी बेहतर है। चूँकि डॉक्टर सीपी ठाकुर जी के ये लड़के हुए, तो मैं आपको एक बार बता दूं कि चूँकि औरंगाबाद आए हुए हैं, चूँकि विधानसभा का भी चुनाव जो है, क्या कुछ कहना है ये जो विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है? नहीं, देखिए, पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि आज का औरंगाबाद आना कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से आना नहीं था। बड़ा एक निजी निमंत्रण था। हमारे एक मित्र हैं बचपन के, विद्यार्थी जीवन के, आपके औरंगाबाद वासी हैं, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी हैं, सिक्किम कैडर में हैं, श्री विनीत विनायक जी। उनके पुत्र भी इस बार IAS हुए हैं, तो एक पारिवारिक माहौल में मेरा आना हुआ। और उसी क्रम में आज यहाँ पर गोपाल बाबू, जो यहाँ के लोकप्रिय सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही गंभीर कार्यकर्ता हैं, बस 2 मिनट उनके मिलने के लिए यहाँ पर अभी आना हुआ। ये सही बात है कि विधानसभा का चुनाव साल भर दूर है और उसकी रूपरेखा एक नए सिरे से बनेगी। उस क्रम में आना होगा तो स्वरूप अलग रहेगा। और औरंगाबाद पारंपरिक रूप से एक NDA का एक काफ़ी मजबूत जिला रहा है, किला रहा है, और हमें आज के दिन में औरंगाबाद के गौरव की पुनः वापसी की तैयारी करनी है आने वाले समय में। और NDA गठबंधन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का यह बजट आया है और मगध के खोए हुए गौरव को जिस तरह से उठाया गया है इस बजट के भी माध्यम से पूरे बिहार के लिए रहा। ये आज़ादी के बाद ऐसा अद्वितीय बजट बिहार के परिप्रेक्ष्य में शायद ही आज तक कभी किसी को मिला हो। अब तो देख ही रहे हैं कि विपक्ष हाहाकार मचाए हुए है कि जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि इस बजट में यही है कि एक थाली में पकौड़ा है, दूसरे थाली में जलेबी है। ये तो दुर्भाग्य है, कुंठा से भरा हुआ है। मतलब इन लोग की मंशा यही थी। यहाँ पर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला बिहार, तो हतोत्साहित थे लोग इस बजट से। चूँकि लोकसभा का चुनाव में जिस प्रकार पटखनी मिली है भाजपा को, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये मत बोलिए कि पटखनी मिली है। ये औरंगाबाद हम हार गए, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद कहानी है, क्योंकि हमारा पारंपरिक गढ़ रहा है। पूरे बिहार के परिवेश में देखिएगा तो कितना सीट मिला है RJD को, 2-3 सीट मिली। तो जब 30 सीट तो NDA जीता ही है। इसलिए अब बदलते परिवेश में विकास फिर केंद्र बिंदु बन रहा है बिहार का, और विकास सिर्फ पर्याय है NDA का। चूँकि आप भी काफ़ी युवा हैं, क्या लगता है कि अब विधानसभा चुनाव में भी युवाओं का यहाँ जमावड़ा लगेगा? पूरी तरह से लगेगा। और युवाओं के लिए आप देखिए, ये बजट को अध्ययन करिए, कोई बजट ही भारत में नहीं आया आज तक जो युवा केंद्रित रहा, जो इस प्रकार का है। 2.1 लाख करोड़ का बजटीय प्रावधान है सिर्फ युवाओं के उत्थान के लिए और ज़िंदगी उनके बेहतर करने के लिए। तो इतना बड़ा प्रावधान के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार बजट पेश किया है, ये भविष्य का दिशा तय कर रहा है। विकसित भारत का जो संकल्प, भारत उस दिशा पे चल पड़ा है और बिहार और पूर्वोत्तर उसका अभिन्न हिस्सा बनने। क्या लगता है बिहार जिस प्रकार विशेष पैकेज से इसे नवाजा गया है, तो क्या लगता है कि बिहार की परिदृश्य जो है बदलेगी? लेकिन विपक्ष तो लगातार निशाना भी साध रहा है। विपक्ष हतोत्साहित है। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें। एक राज्य जिसको इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, अब मगध केंद्र बनने जा रहा है पूरे पूर्वोत्तर का। ये जो कलकत्ता अमृतसर कॉरिडोर बन रहा है, और डोभी में 1360 एकड़ का ज़मीन जो है सिर्फ इंडस्ट्री के लिए आ रहा है, और इसके साथ साथ और भी जगह को चिन्हित किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अभी बिहार में नहीं बना है। बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं, हाईवे।
आप 4 लेन मानते हैं, 6 लेन मानते हैं, एक्सप्रेस वे कोई नहीं। एक्सप्रेस वे अब 2-2 बनने जा रहे हैं, 0 रेड लाइट और वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, पूरे नए सिरे से वो पूरा बनेगा। उत्तर बिहार जो डूबा ही रहता है, और उसका प्रबंधन का पहली बार उपाय हुआ है। तो विपक्ष क्या बोलेगा? हमने तो अपने संबोधन में भी कहा बजट पे सदन में कि बिहार के साथ विभाजन और बर्बादी की कहानी तो 1952 में कांग्रेस की पहली सरकार बनी, एक नीति आई फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, बर्बाद तो कर दिया बिहार को उसी समय से। उभर कहाँ पाए? तो पहली बार है कि प्रधानमंत्री मोदी यूँ समझिए कि अपने दोनों हाथ से बिहार को उठा के चलाना ही नहीं, दौड़ाने की एक कोशिश की है इस बजट के बाद। और विकास तो पर्याय एनडीए का है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं क्या? केंद्र सरकार दबाव में तो नहीं है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो भाजपा को पूरा नहीं मिला है। देखिए, ऐसा है कि 14 में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ। ये अलग बात है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली, लेकिन वो भी सरकार एनडीए की सरकार थी। 19 में भी पूर्ण बहुमत मिला, वो भी सरकार एनडीए की सरकार। 14 से पहले के जो राजनीति भारत में चल रही थी, केंद्र की भी राजनीति, तो 10 साल कौन शासन किया? यूपीए। उसके पहले 5 साल में हमारे और उसमें कांग्रेस में कितना का सीट का फर्क था? 5-7 का। दूसरे में कितना कांग्रेस को आया जब बैंक लोन माफ़ किया था? तो 200 से। इस बार तो अकेले 240 से अधिक तो बीजेपी ही है। और उसके बाद का कालखंड का जितना सीट हो पाए हैं सब जोड़ दीजिएगा, अभी का भी 99 जोड़ते हुए, तो भी बीजेपी को अकेले 240 है, उसके कहीं समीप हैं। अभी भी आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो क्या लगता है, जो एक कहावत भी है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो, तो क्या भाजपा इन सारे चीज़ों से सबक लेकर के आगे बढ़ेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार है एनडीए गठबंधन की, बॉर्डर लाइन सरकार हमारी नहीं है। हम 300 से 3 सीट कम हैं, ठीक है। 297 सांसदों की सरकार है। तो हमको समझ में नहीं आता कि चर्चा परिचर्चा हो क्या रहा है। हमने इसलिए संबोधन में उस दिन भी कहा कि अंग्रेजी का एक शब्द, अंग्रेजी एक तो भाषा विचित्र है, आप जिस चीज़ की कल्पना करिए एक शब्द मिल जाता है। तो इन लोग अपना पीठ अपने से थपथपाया जा रहा है, कह के मॉरल विक्ट्री। राजनीति में 2 ही चीज़ होता है, जीत या हार, तीसरा रॉकेट साइंस कुछ नहीं। पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री किसे देख रहे हैं? वो तो हम लोग घोषित कर चुके हैं कि आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा।